नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और PCS जे का जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का जो हम लोग प्रैक्टिस प्लस रिवीजन सीरीज करा रहे हैं, तो जिसमें ये जूरिस्प्रूडेंस का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे डायरेक्ट आंसर को। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डी। यहाँ पर डी आंसर है। और यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा, सामाजिक समेकता यानी ड्यूगिट। B4 वैज्ञानिक प्रमाणवाद, अगस्ट काम्टे। C1 बैकाजिस्ट या लोक चेतना, सैवनी ने कहा था। और D2 अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी सही सुमेलित है। यहाँ पर किसी समुदाय की विधि सामाजिक तथ्यों में पाई जाती है, ना कि विधि के औपचारिक स्रोत में। तो ये कहा था, एहरलिच ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर फिर से एक मिलाने के लिए दे रहा है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी। और A3 सामाजिक अभियांत्रिकी पाउंड। B4 सामाजिक समेकता ड्यूगिट। C1 सामाजिक उपयोगितावाद एहरलिच। और वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद अगस्ट काम्टे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे मित्रों। और यहाँ पर चार क्वेश्चन में भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। और यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वह है सी। यहाँ पर A3 इहरिंग सामाजिक उपयोगितावादी। B1 गियरके सामूहिक समूह व्यक्तित्व की वास्तविकता। और ये ड्यूगिट है यहाँ पर, तो सी का हो जाएगा 4 सामाजिक समेकता। और बचा अगस्ट काम्टे, तो वैज्ञानिक प्रमाणवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर में भी सी है सही आंसर। A3 हो जाएगा उपयोगितावादी व्यक्तिवाद यानी कि बैंथम। B4 सामाजिक अभियांत्रिकी रास्को पाउंड। C1 सामाजिक समेकता, आप जानते हैं ड्यूगिट हैं। और सामाजिक उपयोगितावादी इहरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर 6ठे नंबर में भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलानी है, और इसका आंसर है बी। A3 प्रकृति विधि का पुनर्जीवन है, तो B3 हो जाएगा। स्टेमलर ने ये बात कही थी। फिर है B4 उपयोगितावादी व्यक्तिवाद बैंथम। C1 समाजशास्त्री विचारधारा हर्बर्ट स्पेंसर। और ऐतिहासिक विचारधारा हीगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची को दिया हुआ है 7 नंबर में, दूसरी सूची से इसको मिलाना है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो है बी। यहाँ पर A का 4 ऐतिहासिक विचारधारा पुश्चा। फिर है यहाँ पर B3 सामाजिक विचारधारा अगस्त काम्टे प्राकृतिक विधि। C1 यहाँ पर C1 छुप गए हैं, तो यह है एक्वेनास और विश्लेषणात्मक विचारधारा। तो डी का हो जाएगा 2 बैंथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देख लेंगे जो इसका सही आंसर है 8 का, वो है यहाँ पर बी। यहाँ पर ये दिया हुआ है, बी में देख लेंगे। A3 है लोक चेतना, सैवनी के द्वारा दिया गया है यहाँ पर। और फिर है B4 मूल मानक कैल्सन। और C2 जीती जागती विधि या लिविंग लॉ। तो सी का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा एहरलिच। और अब सामाजिक अभियांत्रिकी पाउंड यानी रास्को पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो है ए। यहाँ पर A का 2 सुख और दुख बैंथम। B1 सामाजिक नियंत्रण इहरिंग। समादेश ऑस्टिन। सामाजिक समेकता ड्यूगिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 10 में कह रहा है कि फिर से एक सूची, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। A का 3 मॉन्टेस्क्यू अमेरिका।
माफ़ कीजिएगा, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा फ्रांस यहाँ पे, फिर से मैंने गलत मिला दिया। और B4 एहरिंग जर्मनी, C1 ऑस्ट्रेलिया हंगरी, रास्कोपॉन्ड अमेरिका, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से हम विधि के स्रोत शुरू कर रहे हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विधि का विभाजन वैज्ञानिक स्रोत और तात्विक स्रोत के रूप में किया गया है? तो कहा था साइमंड ने। चलिए, सामंड के अनुसार विधि के विधिक स्रोत हैं, तो इसके विधि के विधिक स्रोत हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। विधि द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं और एकमात्र द्वार है जिससे होकर नए सिद्धांतों को विधि में प्रवेश मिल जाता है। तो ये और ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि के स्रोत का निम्नलिखित वर्गीकृत किसने किया था? तो यहाँ पर किया था, ऑप्शन बी होगा कीटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधिज्ञों की राय विधि का स्रोत नहीं है और बाकी ये सारे विधि के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूढ़ि का समाज से वही संबंध है जो विधि का राज्य से होता है, यह कथन है। तो यह कथन है सामंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूढ़ि जन विधि विधि का स्रोत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है तो केवल युक्त रूढ़ियों से जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं तथा सर्वमान हो गई हैं। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई स्थानीय रूढ़ि विधि के स्रोत के रूप में विधि मान्य और प्रवृत्त रहे, इसके लिए प्राचीनता के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं पूरी की जानी चाहिए? तो जो 7 का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी 1 और 2, युक्ति युक्तता और संविधि के अनुरूपता, संविधि से अनुरूपता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूढ़ि विधायन से पूर्वगामी होती है अतः उससे श्रेष्ठ होती है तथा विधायन को रूढ़ि के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत मूल लक्षण है। तो किसका लक्षण है? तो आप जानते हैं ऐतिहासिक विचारधारा का। ऑप्शन डी। फ्रेडरिक कार्ल वुन सैवनी ने संप्रेषित किया कि, तो ऑप्शन है इसमें जो सही है वो क्या संप्रेषित किया है? तो एक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान, फिर रूढ़िगत व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए और 4 रूढ़ि विधायन से वरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में हम देख लेंगे। रूढ़ि वास्तविक विधि का लक्षण है, उसकी उत्पत्ति का आधार नहीं। यह किसने कहा था? तो यह सैवनी ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है? तो अनिश्चितता वैध प्रथा का आधारभूत तत्व नहीं है। 12 निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो मौलिकता आवश्यक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो रूढ़ि का निरंतर अनुपालन आवश्यक नहीं है। विधि मान्य रूढ़ि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है? तो वह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। ऑप्शन सी था इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो असुसंगतता आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ि का आवश्यक तत्व नहीं है? तो अब नैतिक बल यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक नहीं है तो सरकार द्वारा अनुमोदन। क्लियर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने न्यायालय को 2 भागों विचरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय में विभाजित किया है? तो वो अरस्तु थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रूढ़ि जिसका प्राधिकारिकता उसकी स्वीकृति तथा बाध्य होने वाले पक्षकारों के मध्य करारों में सम्मिलित किए जाने पर सशर्त आधारित होती है वह है तो अभिसमयात्मक रूढ़ि। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे।
एक पूर्ण निर्णय के अंतर्गत कही गई या की गई वह प्रत्येक बात सम्मिलित है जो पश्चातवर्ती आचरण के लिए एक नियम प्रस्तुत करती है। यह किसने कहा? तो यह कहा ग्रे ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के स्रोत की विवेचना करते हुए निम्नलिखित में से कौन कहता है कि न्यायालय संविधि के मृत शब्दों में जीवन फूंकने का कार्य करता है? तो ग्रे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन निर्णीतानुसरण के सिद्धांत का पालन करता है? तो इंग्लैंड, ऑप्शन ए। तो स्टेयर डिसीजन का सिद्धांत है। चलिए 24 नंबर, निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय कानून का अर्थ उस प्राधिकृत प्रारूप के माध्यम से निश्चित करने का प्रयास करते हैं जिसमें वह व्यक्त किया गया है। यह कथन है, तो यह कथन है ऑप्शन बी, सामंड का। 25 नंबर में, न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण करते हैं। तो यह विचार है ग्रे का, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? तो आप जानते हैं यह ऑप्शन सी, ग्रे का। निम्नलिखित विधि शास्त्री इस मत का समर्थक नहीं है कि न्यायाधीश विधि का सृजन करते हैं। तो डावर्किन, ऑप्शन डी। 28, न्यायिक पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का निम्न में से मुख्य प्रणेता कौन है? तो ब्लैकस्टोन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ऑप्शन सी, ग्रे। ये समर्थक हैं ब्लैकस्टोन और ये ग्रे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन न्यायिक पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो ग्रे, ऑप्शन ए। मेरे विचार में पूर्ण निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद। यह कथन है तो कार्डोजो का है, ऑप्शन ए। पूर्ण निर्णय के आबादकारी बल को नष्ट या कमजोर किया जाता है। तो यह ऑप्शन बी, निराकृत निर्णय के द्वारा। 33 नंबर में, क्या आप जानते हैं कि न्यायाधीश किस प्रकार विधि निर्माण करते हैं? वैसे ही जैसे कि एक व्यक्ति को अपने कुत्ते के लिए विधि का निर्माण करता है, न्यायाधीश निर्मित विधि के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है जर्मी बेंथम का, ऑप्शन बी। 34 नंबर में लिखा है कि कथन और कारण। तो कथन ए कह रहा है कि विनिश्चय आधार बाध्यकारी होते हैं, कारण इतिरोक्ति बाध्यकारी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूर्ण निर्णय के रूप में क्या बाध्यकारी है? तो इतिरोक्ति और निर्णय आधार। तो ऑप्शन बी, नहीं, हाँ, ऑप्शन बी, निर्णय आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण निर्णय खान माइन के सोने की तरह है और कारण यह विधि रिपोर्टों में तलाशा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 में कह रहा है पूर्ण निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक पूर्व का मामला जिसे बाद के न्यायालयों के लिए नियम के रूप में लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर, सर्वोत्तम उत्तर बताइए। तो किसी मामले के विनिश्चय आधार में बाध्यकारी बल होता है? ऑप्शन बी। चलिए 39 नंबर देखेंगे और 39 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विनिश्चय आधार का गलत अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विनिश्चय में प्रतिदिन विधि के सभी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इतने सारे कथन हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी ये दोनों कथन सही हैं। तो पूर्ण निर्णय का सृजन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। यदि कोई पूर्ण निर्णय किसी विधि अधिनियम के से असंगत है तो वह अबाध्यकारी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो कौन सा कथन सही नहीं है? 41 में ए वाला, एक सिविल जज का निर्णय उसी न्यायालय के अन्य सिविल जजों पर बाध्यकारी है। 42 में लिखा है अनवधानता के कारण दिए गए निर्णय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनवधानता के कारण दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 3 पूर्ण निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। और सी में लिखा है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, यह दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 45 नंबर में स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्व निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली? तो वह है धारा 212। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायाधीश एक पूर्ण निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता वह है निर्णयाधार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पूर्ण निर्णय का संवैधानिक आधार है, तो अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी। चलिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों से अबाध नहीं। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया गया है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में प्रथम बार अपने पूर्ण निर्णय को निरस्त कर दिया? तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा वाद पूर्ण निर्णय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो लिवरसिच बनाम एंडरसन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसने विधायन को समाज की विधायी अंगों के औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया? तो पिचमैन ग्रे ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्न में से किसने कहा था कि विधान समाज के विधायी अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति है? तो ग्रे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामंड के अनुसार उच्चतम विधायन से अभिप्रेत है संसद द्वारा निर्मित विधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो विधायन किसी अन्य विधायी प्राधिकारी द्वारा निरसित, निराकृत अथवा नियंत्रित किए जाने योग्य नहीं होता, वह कहलाता है सर्वोच्च विधायन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधायन का लक्षण नहीं है? तो यह आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है, ऑप्शन डी सही है, नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। अधिनियमों के प्रयोजन के लिए प्रतिनिधि निकाय प्राधिकारी को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सशर्त विधायन कहलाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेंगे। 57 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण करने का सही तरीका नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा प्रत्यायोजित विधायन के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा। नेक्स्ट देख लेंगे। आगमनात्मक या निगमनात्मक पद्धतियां संबंधित हैं, तो वह संबंधित हैं, ऑप्शन सी विधायन से। नेक्स्ट देखेंगे। ऐसी कोई धारणा जो तथ्य छिपाती है, छिपाने का प्रभाव रखती है, एक विधि का नियम परिवर्तित हो गया है जबकि विधि का शब्द अपरिवर्तित हो, उसका प्रवर्तन उपांतरित हो को संज्ञापित करने वाली अभिव्यक्ति तो होगी साम्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 60 में कह रहा है कि कथन उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद का विनिश्चय आधार सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा माफ कीजिएगा, पानी पी के फिर बोलते हैं। कारण में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि भारत भू क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो इस 60 का जरा हम आंसर देख लेंगे। तो इसका जो आंसर है वह है बी, माफ कीजिएगा, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये थे कुछ महत्वपूर्ण, आगे कोई आंसर नहीं है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन आप लोगों को
हो सकता है लाइक करें, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये पसंद आए तो आशा है कि आप इनके माध्यम से अपनी जो आगामी परीक्षा आने वाली है 12 फरवरी को, उसमें आप लाभ लेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।